नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम आवास पर शाम 5 बजे किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल मीटिंग करेंगे, जिसमें रास्ते खुलवाने को लेकर मंथन होगा। बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस, होम डीजीपी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन भर कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। बाजरा खरीद, परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक का आयोजन, सीएम अनाउंसमेंट और खनन विभाग की भी बैठक होगी। दिल्ली में 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार होगा। पिछले कई महीनों से पेट्रोल 100 के पार चल रहा है। सोनीपत के सब्जी मंडी में गंदे पानी का जलभराव होने से सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई। मंडी में कई फुट तक पानी भर गया। जलभराव के चलते आलू के व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ। 15 से 20 दिनों तक चलने वाला आलू 2 दिन में सड़ जाने के कारण व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहक भी परेशान हुए। सब्जी विक्रेता आढ़तियों के साथ साथ सब्जी खरीदने के लिए मंडी में पहुंचे ग्राहक भी काफी ज्यादा परेशान हुए और पानी निकासी को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जिला अस्पताल में 30 सितंबर के बाद कई ओपीडी बंद हो सकती है। सरकार ने प्रदेश भर के कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। एसीएस हेल्थ ने जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश भर में काम कर रहे कंसल्टेंट की 30 सितंबर को सेवा समाप्त समझी जाएगी। इन आदेशों के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अल्ट्रासाउंड केंद्र में होगी। सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में 10 कंसंट्रेंट काम पर लगे हुए हैं। पात्र लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। सरकार के जो आगामी आदेश होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। कुरुक्षेत्र 16 महीने के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा 0 हो गया। कुरुक्षेत्र में कोविड का पहला केस 6 अप्रैल 2020 को सेक्टर 7 में मिला था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में 22,128 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसमें से 21,772 मरीज ठीक हो चुके थे और 356 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन ने कहा है कि सभी के प्रयासों से कुरुक्षेत्र कोरोना मुक्त हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये सभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। रोहतक के जसिया गांव में 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव घर के कमरे में खून से लथपथ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की तफ्तीश शुरू की गई। जसिया गांव का रहने वाला युवक ऑटो चलाता था और देर रात तक अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था और घर लौटकर उसने अपने भाई को साथियों के साथ झगड़ा होने की बात बताई। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार की 6 आतंकी। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारियां। अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में चल रही रामकथा और भंडारा वितरण कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। रामकथा में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। सेक्टर 10 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कमल ने बताया है कि ये कार्यक्रम बाबा बंसीवाले की स्मृति में 11 से 15 सितंबर तक कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामकथा को सुनने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पुनर्वास के लिए क्यों इतना वक्त लगा। सरकार ने मरम्मत के काम का हवाला दिया। कोसली गांव के आईटीबीपी जवान मनोज कुमार हिमाचल में अपनी ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने की वजह से शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद मनोज कुमार के पिता भी फौज से रिटायर हैं। इनके 3 भाई भी आर्मी में हैं। शहीद मनोज कुमार का मंगलवार को उनके पैतृक गांव राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव ने उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी। गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शहीद तरुण भरद्वाज के घर पहुंचे। शहीद के फोटो पर पुष्प अर्पित की गई और श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल ने भी शिरकत की। शहीद तरुण भरद्वाज की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा है कि हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख के साझेदार होकर दुख को बांट सकते हैं। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि देश तरुण के मां भारती के लिए दिए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। गुरुग्राम में मिस्ट्री फीवर की दस्तक के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। पलवल में लगातार मिस्ट्री फीवर का कहर जारी है, जिसको लेकर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। सीएमओ ने कहा है कि गुरुग्राम में फिलहाल कोई भी मिस्ट्री फीवर का केस नहीं है। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। सीएमओ ने कहा है कि आने वाले दिनों में डेंगू के सामने मामले बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम में किसी भी तरह के फीवर से कोई भी मौत नहीं हुई है। शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया भिवानी पहुंचे, सामान्य अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एनएचएम डायरेक्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए। इसके अलावा भिवानी में 10 और वैक्सीन सेंटर बनाए जाने के आदेश दिए। डायरेक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने कहा है कि ज़्यादा दूरी के कारण वैक्सीन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही शहरों में वैक्सीन मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से दूर वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। चरखी दादरी में एक डिस्पेंसरी की इमारत खराब हालत में, इस पर डॉक्टरों ने अपनी जान की चिंता जाहिर की। डॉक्टरों ने कहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। मरीज के इलाज से पहले बिल्डिंग के इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि बिल्डिंग के बाहर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स मिलकर जगह जगह पोषण की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भिवानी में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। इसके लिए आयरन की टैबलेट बांटी जा रही है। अभियान के दौरान हर गांव में जाकर कुपोषण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक देश में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 38 से घटकर 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रपति सचिव हरियाणा साहित्य अकेडमी के डॉक्टर राकेश बी दुबे और हरियाणा साहित्य अकेडमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तीखा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में भारत की आज़ादी में साहित्यकारों के योगदान के विषय पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति सचिवालय डॉक्टर राकेश बी दुबे विशेष कार्य अधिकारी ने कहा है कि हरियाणा से हिंदी का गहरा संबंध है। कई महान साहित्यकार हरियाणा से जुड़े हुए। उन्होंने कहा है कि हिंदी को लेकर क्रांतिकारियों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में मंगलवार को सांस्कृतिक विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में शिक्षा अन्य सुविधाएं दी जाएगी। विद्यालय के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य अशोक द्विवेदी, वेद प्राणायण और काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ने विद्यालय का दीप जलाकर शुभारंभ किया। संस्कृत विद्या को लेकर एक बार फिर से फरीदाबाद में स्वरूप लौटने के लिए संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय का संचालन वैदिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष रह चुके आचार्य अशोक द्विवेदी ने कहा है कि आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, साथ ही संस्कृत तो विलुप्त की कगार पर आकर खड़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अपने सही उद्देश्य और सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते, इसीलिए संस्कृत ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नूह में 4 साल से स्कूल भवन टूटने के बाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्राओं के लिए अब जल्द ही 2 मंजिल आलीशान स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो सकता है। मामला अब शिक्षा मंत्री तक पहुंचा। नूह दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री कल्पा गुज्जर को पिनगवा कस्बे के लोगों ने समस्या से अवगत करवाया। शिक्षा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि विभाग ने स्कूल निर्माण के लिए केस भेजा हुआ है। एक बार राशि भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन भवन के हिसाब से वो राशि कम है, इसलिए दोबारा से फाइल चंडीगढ़ के लिए भेजी गई। गोहाना में कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रबंधों को लेकर गोहाना के एसडीएम ने अधिकारी और डीईओ से बैठक की। बैठक में स्कूलों में बच्चों की तीसरी लहर से बचने के उपचार बताए गए, साथ ही ई लर्निंग और पीटीटीएम एप्लीकेशन के बारे में भी अवगत कराया गया। स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
गोहाना में स्कूलों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, बच्चों का सिलेबस टाइम पर पूरा हो, बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चर्चा की। करनाल के गांव कल्हेड़ी में यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद होने का आरोप। छात्रों के पिता की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामला दर्ज किया। छात्र के पिता का आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के लिए स्कूल प्रबंधन ने उसके बच्चों की एलसी नहीं दी, जिसकी वजह से छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया और 1 साल खराब हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। स्कूल के निदेशक का कहना है कि जब एसएलसी की अर्जी दी गई तब सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। छात्र ने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किए थे। फीस के बाद एलसी देने की बात कही थी। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी की छात्रा का चयन इसरो ने किया है। छात्रा उन 10 भाग्यशाली छात्रों में से एक है जिन्हें देश भर से इसरो ने अपने साथ के लिए चयनित किया। छात्रा 1 साल तक की इसरो और इसी डिग्री के दूसरे साल की पढ़ाई नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टेवेंटी आईटीसी से करेंगी। छात्रा शिवांशी कौसली के गांव खुशपुरा की रहने वाली। कैथल में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर रोष जताया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 90% कर्मचारी कच्चे हैं और वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा के रोडवेज कर्मी अब उनके समर्थन में आए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। गोरंडा में सीआईए असंध की टीम ने रिफाइनरी रोड पर गांव में बेगमपुर के पास चल रहे एथेनॉल चोरी के खेल का खुलासा किया। मौके से टैंकर, पिकअप गाड़ी और 11 ड्रम बरामद किए गए। पुलिस टीम ने मामले में 2 लोगों को काबू करते हुए 34,000 लीटर एथेनॉल का और 1 टैंकर और 11 ड्रम बरामद किए। पानीपत की पुरानी खादी कॉलोनी के रिटायर्ड टीचर के साथ ठगी का मामला सामने आया। ठग ने खुद को पानीपत के मॉडल टाउन थाने का एसएचओ और रिटायर्ड टीचर का जानकार बताकर 2,63,000 रुपये ठगकर फरार हुआ। रिटायर्ड टीचर ने बताया कि वो सिविल अस्पताल में दवाई लेने गया था, जहां एक शख्स ने उन्हें अपनी बातों में उलझाया और उसके बाद पैसे लेकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस बैंक और सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और आगे की तफ्तीश कर रही है। यमुनानगर के कलेंसर नेशनल पार्क से निकलकर हाथी यमुनानगर पाउंटा साहिब नेशनल हाईवे पर आ गया। हाथी हाईवे के बीचों बीच घूमता हुआ नजर आया। थोड़ी देर बाद हाथी खुद ही सड़क से जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। हाथी के जाने के बाद ही हाईवे से जाम खुला। यमुनानगर का कलेसर नेशनल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल है। ये हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच फैला हुआ है। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनीषी नरवाल के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। जुलाना में 13 से 15 सितंबर तक वैक्सीनेशन का मेगा कैंप चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं पहुंचाई गई वैक्सीन की डोज। मेगा वैक्सीनेशन कैंप पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को वापस घर लौटना पड़ा, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,400 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 37,978 रिकवरी हुई है। 281 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,530 नए केस सामने आए। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 129 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस सामने आए। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। एक दिन में 20 मरीज की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 300 से ज्यादा। देश में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आबादी के हिसाब से देश की करीब 44% आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। करीब 14% को दोनों डोज लग चुकी है। 18 साल से ऊपर की आबादी के हिसाब से 54 करोड़ में से 60% आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। करीब 9% को दोनों डोज लगाई गई।
डबवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। डेंगू के बढ़ते कहर से लोग परेशान। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से टीमें लार्वा जांच के लिए मैदान में उतार दिए। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5। स्वास्थ्य विभाग ने डबवाली में 7 नए सैंपल लिए जिसके जांच के लिए लैब में भेजा गया और 2 जगह लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए। कोरोना के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। फतेहाबाद में अब तक डेंगू के 10 नए मामले सामने आए। डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले। सीएमओ ने बताया कि 10 में से 6 मामले एक ही महीने में आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। अभी हालत नियंत्रण में है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास कहीं पर भी पानी का ठहराव ना होने दे। घर में ऐसी कोई भी जगह ना छोड़े जहां पानी का ठहराव हो। विभाग ने टीमें लगातार चेकिंग के लिए भेजी। फरीदाबाद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल जिले में 27 डेंगू के मामले आ चुके हैं। हालांकि अभी कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे फरीदाबाद को 4 जोन में बांटा गया, जहां 10-10 लोगों की टीम बनाई गई। डेंगू से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में 800 लोगों के चालान भी काटे गए। पलवल के गांव चिली में रहस्य में बुखार को लेकर डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हम तैयारी में जुटे हुए हैं। टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। फर्जी पता बताकर दर्जन लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। टोहाना के डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि की है। 3 दर्जन से अधिक लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। एसआईटी की टीम मामले की जांच में जुटी। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट 1 साल पहले बनाए गए थे। पासपोर्ट का री-वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। डीएसपी ने बताया है कि दर्जन व्यक्ति जो टोहाना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, उनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में होने वाला छठ का मेला चौपट होने की कगार पर है। बरसात ने पूरे मेले के अंदर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ कर दिया है। आयोजकों ने झूले और मनोरंजन के स्टॉल तो लगा दिए थे, लेकिन मेला देखने वाले लोग शायद ही आ पाए। कीचड़ की वजह से वहां की स्थिति खराब। मेले के ठेकेदारों का कहना है कि अभी तो कुछ दुकानें यहां लग भी नहीं पाई हैं और उनसे किराया वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। एचएसईबी कर्मचारियों ने अंबाला में सब यूनिट नंबर 2 में स्वागत समारोह रखा, जिसमें अंबाला सर्कल कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं थी उनको सुना गया। मुख्य समस्याएं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने और बिजली बिल अमेंडमेंट 2021 को ना पास करने की रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें अवकाश न मिलने की वजह से बीआरएस लेना पड़ता है। पलवल में अजीबोगरीब मामला सामने आया। 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल हाथ में लगते ही पूरा डेटा अपने आप उड़ने लगता है। परिजनों ने चिंता जताई।